लोकसभा चुनाव नज़दीक है। बीजेपी ने कमर कस ली। मेरे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर दयालु जी हैं। सर, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? कैसे लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें आप लोग किस तरह से मैदान में आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह खूबी है कि दुनिया की सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। ये हमेशा अपने संगठन में लोग कार्यकर्ताओं को काम जिम्मेदारियां मिली रहती है। आपने देखा कि ये 9 साल जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा हुआ, तो 1 महीने का कार्यक्रम बना अपनी उपलब्धियों को लेकर समाज में जनता के बीच में जाना। ये महा जनसंपर्क अभियान था और सारी पार्टियां सोई पड़ी हैं। उनके पास न कार्यकर्ता है न उनका संगठन। भारतीय जनता पार्टी का एक आह्वान होता है और सड़कों पर आप देखते हैं कार्यकर्ता उनके वो अपनी जिम्मेदारियों को मानते हैं। घर घर गए, लोग जनसंपर्क किया, पार्टी के जो उपलब्धियां थी उनको बताया। इसी जनसंपर्क अभियान में लोगों को मोदी जी से जोड़ने के लिए, संगठन से जोड़ने के लिए एक नया नंबर दे के लोगों से उसमें ऐप के माध्यम से जोड़ा गया। उनको टिफ़िन बैठक हुई। कार्यकर्ताओं, जितने बड़े नेता दिल्ली से लेकर प्रदेश के नेता गए क्षेत्रों में, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर से लाए हुए खाने को बैठ के टिफ़िन का कार्यक्रम, आपने देखा होगा टिफ़िन भोज का आयोजन था, उसमें भाग लिया। रैलियां हुई। तो अलग अलग तरह से लाभार्थी, जितने भी उस ज़िले के लाभार्थी थे, उनके बीच में जाकर और नियोजन जो उसमें छूटे हैं उनकी लिस्ट बनाया। आगे जितनी सरकार की योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिल सकता है उनसे परिचित कराया। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं, अमीर गरीब, किसान मजदूर, महिलाएं माताएं बहनें, पिछड़े, कोई ऐसा तबका नहीं जिससे संबंधित योजनाएं भारत सरकार की। आप यकीन नहीं करिएगा कि करीब 400 से ज़्यादा योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनहित में चल रही हैं। किसान को कितनी फ़ायदा किन किन योजनाओं से मिल सकता है, मजदूर को। अब एक ठेला पटरी रेहड़ी, इतिहास गवाह है कि आज़ादी के 70 सालों में किसी ने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। एक तरफ किसान हो गया, एक तरफ छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है, उसके स्कूली बैग की चिंता किया, उसके जूते मोजे की चिंता किया। 1100 रुपया उस छोटे से बच्चे के, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ। विधवा, विकलांग, वृद्धा, ये सारे पेंशन की रकम 300 500 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 1000 किया। वो सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से उन माताओं बहनों के खाते में जाते हैं। विश्वकर्मा सम्मान निधि, जो हमारे श्रमिक है उनको एक ट्रेनिंग देके, जो भी कामगार है, हलवाई हो, बढ़ई हो, राजगीर हो, उनको ट्रेनिंग दिया और उनको उनके औजार का किट उपलब्ध कराया। उसका लाभ लेके समाज में अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी वो चला सकते हैं। रेहड़ी पटली ठेला व्यवसायियों के लिए पहली बार आप देखते हैं कि इन्हीं के लिए वो छोटे गरीब लोग कर्ज लिया करते थे। सरकार ने स्वनिधि योजना के तहत उनको 10,000 रुपया बिना ब्याज के पहले वर्ष दिया। कोई सब्जी का ठेला लगाता हो, कोई मोमोज बेचता हो, कोई कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, 10,000 रुपया उन्होंने अगर पहले वर्ष ईमानदारी से जमा कर दिया, बैंक को बिना ब्याज के वापस कर दिया, अगले वर्ष 20,000 रुपया, 20,000 रुपया मेहनत करके वापस कर दिया, अगले वर्ष 30,000 रुपया। आप कल्पना करिए कि कितने बड़े ब्याजखोरों के चंगुल से उनको मुक्ति मिली, ऐसे गरीब लोगों को जो अपना रोजगार भी कर रहे हैं, ब्याज भी नहीं देना, एक क्रेडिट भी उनकी बैंक में बन रही, जो ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से उनका एक व्यवहार भी, कल को वही बैंक उनको बड़ी रकम फाइनेंस करेगा। मुद्रा लोन, जिनको भी रोजगार करना, कारोबार करना, इंडस्ट्री डालना, दुकान, एक प्रोविजन जनरल स्टोर से लेके मेडिकल स्टोर से लेके, इन सब के लिए मुद्रा लोन के अंदर हर उस बेरोजगार को देश में लोगों को ऋण दिया बैंकों ने। मुझको लगता है कि योजनाओं के बारे में चर्चा करते करते सुबह हो जाएगी, उसका अंत नहीं है। आज सारे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो बीच में लोगों से पैसे ऐंठ लेते थे, चूंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है, तो कोई इस रकम को छू नहीं पाता।
6,000 रुपया किसान सम्मान निधि है तो वो 5,999 नहीं होती, इसलिए कि वो पैसा उस गरीब के खाते में जाता है, चाहे किसान हो मजदूर हो। तो सरकार की इतनी अधिक योजनाएं हैं, ये कहने को किसान की सरकार या किसान की लोग बात करते थे, किया किसी ने कुछ नहीं। आज मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखते हो गांव से लेके शहर तक सबको 2.5 लाख रुपया उनको मिलता है मकान बनाना। उनको शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला, सबने शौचालय बनाए, करोड़ों करोड़। अगर लोगों ने जनधन के खाते खोले तो 50 करोड़ लोगों ने, आवास बन रहे हैं तो करोड़ों लोगों की संख्या है। अगर उज्ज्वला में गैस मिली तो करोड़ों लोग हैं जिनको लाभ मिला है, आपको दिखाई दे रहा है। उन लाभार्थियों से संपर्क करके लोगों ने उनके बीच में जाकर काम किया। तमाम योजनाएं रोज नई नई आ रही, रोज उनको हम लोग अवगत कराना। तो मुझको लगता है कि सरकार के 9 साल ये बेमिसाल थे, जिनकी उपलब्धियों का उनके बीच में जाकर बयान करना, उनको रिमाइंड करना, उनको जोड़ना। गांव-गांव में सचिवालय खुल गए। अब एक जनप्रतिनिधि जो कभी लखनऊ के सचिवालय को जानता था अपने राज्य के अपने, लेकिन आज हर गांव में सचिवालय है। हर गांव में ग्राम प्रधान, वहाँ के जनप्रतिनिधि बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। वहीं जन सेवा केंद्र खुल गए, उनको कंप्यूटर से लैस कर दिया गया, जन सेवा केंद्र खुल गया। अब किसी को भी खसरा खतौनी में इंदराज करना हो, किसी योजना का लाभ लेना हो, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन होना हो, कुछ भी कोई सरकारी सुविधा का लाभ लेना है तो उनको किसी ऑफिस के चक्कर लगाने के लिए कहीं जाना नहीं है। गांव के उसी शौचालय में जन सेवा केंद्र में बैठकर वो वहाँ से अपनी चीज़ों को वो फाइल करते हैं उसमें, और फिर वो योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। तो मुझको लगता है कि वो भटकाव समाप्त हो गया, वो दौड़ धूप खत्म हो गई, वो बाबूगिरी जिसके चक्कर में गांव का गरीब आदमी दौड़ता रहता था, अंत में हार जाता था, अब ये नौबत नहीं है। घरौनी, इतिहास में पहली बार लोगों की अपनी घरौनी दर्ज हुई है। कौन किसका मूल गांव में घर है, सब पे सबके नाम दर्ज हुए, जो जहां रहता था उसकी निशानदेही हो गई। घरौनी को भी आप उसके कागजात आपको गांव में उपलब्ध करा दिए गए। तो मुझको लगता है कि जिन जिन विषयों के लिए समाज के लोग, जिनका शोषण होता था, गरीब का, किसान का, मजदूर का, माताओं बहनों का, अब वो सारे सिस्टम की ये पारदर्शिता है। अब आप बड़े फ़ख्र से कह सकते हो कि आप घर बैठे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जो छूटा है, किसी किसी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सबको आधार से लिंक कर दिया गया, तो उसके चलते बहुत सारे लोगों की जो कमियां हैं, जब कार्यकर्ता उनके बीच में जाता है वो बताते हैं कि मेरी पेंशन नहीं आ रही है, मेरा फला पैसा रुका हुआ है। तो वो जब जाके जानकारी करता है तो पता चला कि इस वजह से यह काम बाधित है। तो कार्यकर्ता जब उसको कर देता तो फिर से उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो मुझको लगता है कि एक ऐसी सरकार है जो दिखावा नहीं करती, सच्चे मन से गरीब, ये सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 वर्ष सच में बेमिसाल हैं। विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार बात कर रहा है कि वो एक महागठबंधन बनाएगा। अभी पटना में बैठा कोई बहुत बड़ी, इसके बाद अब कर्नाटक में होने वाली है। तो बीजेपी को हराने के लिए तमाम जो विपक्ष है वो इकट्ठा हो रहा है। क्या लगता है कि ये कितने कामयाब होंगे? देखिए, जिस दौर में इस देश के हर गरीब को आवास मिल रहा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, लेकिन आज उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं जिनका जिक्र आपने किया, ये लोग जैसे लगता है कि इनकी छत कहीं चली गई है। ये छतरियां लगा के एकजुट होने का प्रयास करते हैं। जब भी चुनाव आता है, आपने लगातार पिछले चुनाव में 2014 के, 2017 के, 2022 के, जितने भी चुनाव, 2019 के, आपने इन 4 चुनाव को देखा। अभी आपने निकाय का चुनाव देखा, इसके पहले जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं उसको देखा। परिणाम आपके सामने है कि देश की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। चुनाव के पहले एक झूठा गठबंधन होता है, परिणाम आते ही इनके घर ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाते हैं, फिर ये अपनी अपनी राह चले जाते हैं, फिर ये किसी अगले चुनाव का इंतज़ार करते हैं। चुनाव आता है तो एकजुटता की बात होती है, चुनाव आता है तो एक महागठबंधन बनाने की बात होती है, लेकिन कहीं आपको फिर ये गठबंधन कुछ कदम चलते हुए दिखाई देता हो तो मुझको बता दीजिए। कभी सपा बसपा के साथ, कभी बसपा कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस का सपा के साथ। ये जैसे लगता है कि ये लोग हमेशा वो
एक संघर्ष इनके बीच में जारी है कि ये इनका मकसद सिर्फ है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और जबकि ये खुद बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी लड़ाई हार चुके हैं। जो देश की जनता की नज़रों से उतर चुका हो, उसको देश इन तमाशों से देश प्रभावित नहीं होता। सपा और आरएलडी का गठबंधन था। अब देखा जा रहा है जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद कहीं ना कहीं जो सपा के साथ उनका गठबंधन था उसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये स्वार्थ की दोस्ती बहुत लंबी नहीं चलती। स्वार्थ किस बात का है? सत्ता पाने की ललक है। काम कुछ नहीं करेंगे, अपने अपने घरों में सोए रहेंगे। चुनाव आता है तो फिर वो थोड़ी सी एकजुटता दिखाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हार जाते हैं तो फिर टूटे हुए मनोबल के साथ 5 साल कोमा में चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जिनकी उनकी लड़ाई है, उसका कार्यकर्ता कभी सोता नहीं, उसके नेता कभी सोते नहीं। आपने कभी देखा है मोदी जी को कभी किसी पर्यटन स्थल पर जाकर छुट्टियां मनाते हुए? आपने इसके पहले वर्षों वर्षों देखा कि लोग गर्मी की छुट्टियां कहीं मनाते थे, विदेश चले जाते थे, दुनिया भर के घूमने के स्थान। कभी तीज त्योहार पर आपने छुट्टी मनाते हुए किसी हमारे नेता को देखा है? आपने योगी जी को, मोदी जी को कभी भी अनवरत रूप से, बिना रुके, अनथक तरीके से, उनके चेहरे पर कभी आपको थकान दिखती हो तो ज़रा बता दीजिए। उनको कभी इन चीज़ों से अप्रभावित होते हुए दुनिया को अपने कदमों से जिस तरीके से मोदी जी ने नापा है, उत्तर प्रदेश को अपने कदमों से जिस तरीके से योगी जी ने नापा है, शायद ही दुनिया में अब ऐसा विरले कोई उदाहरण मिलेगा। और ये थके हारे लोग अब इन तपस्वियों का पीछा नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर दयालु जी थे, जिनका साफ कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो पिछले 9 सालों में काम किया है उस पर जनता वोट करेगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।